अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप शी भी कह सकते हैं, SHE। एस बेसिकली स्टैंडर्ड है, एच के हाइड्रोजन है और लास्ट आपके पास क्या है, ई इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसके जगह में आप कैपिटल एन, कैपिटल एच और साथ में क्या लिख सकते हैं, NHE। एन नॉर्मल है, एच के हाइड्रोजन है और लास्ट आपके पास क्या है, ई इलेक्ट्रोड है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वर्ड स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इसको स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? स्टैंडर्ड बेसिकली कुछ कंडीशंस डिफाइन करता है। वो कंडीशंस क्या है? इस इलेक्ट्रोड का जो प्रेशर है, प्रेशर आपके पास से वो 1 atm से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिक्स्ड है। और इसी तरह इस इलेक्ट्रोड के लिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, 1 मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए और 1 मोल पर डीएम क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ तीसरा जो सबसे मेन पार्ट हमारे पास ये है कि यहाँ जो आप टेम्परेचर अप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सी या उसके जगह में आप टू 98 के भी लिख सकते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यही है, ये कंडीशंस डिफाइन कर रहा है। इस इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर 1 atm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए। और उसी तरह अगर मैं टेम्परेचर की बात करना चाहूँ तो वो 25 डिग्री सी होना चाहिए या मे बी आपके पास है 298 के होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो मैं पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक और नाम भी दिया था, दैट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये वाहिद इलेक्ट्रोड है जो बेसिकली हमारे पास गैस आयन इलेक्ट्रोड होगा। इसमें हाइड्रोजन गैस को एक साइड से इन किया जाता है या आप हाइड्रोजन के आयंस को इलेक्ट्रोलाइट से गेन करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, यहाँ गैस से भी काम चला सकते हैं, यहाँ आप आयन से भी काम चला सकते हैं। तो उसी वजह से हम क्या कहते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि यार गैस आयन इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नाउ दी थर्ड वन, अगर तीसरा पॉइंट में यहाँ पे इसको इससे रिलेटेड आपको बताना चाहूँ तो इसको बेसिकली हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब बात हमारे पास ये आती है कि इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल है, पोटेंशियल से मुराद जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो बेसिकली आपके पास 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, 0.0 वोल्ट। अब इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड किन्होंने कहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो खिताब इसको मिला है वो बेसिकली आईयूपीएसी वालों ने दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी वालों ने कहा है इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये मानते भी हैं वो लोग। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी पोटेंशियल हमारे पास क्या है, 0.0 वोल्ट है। पर मैंने देखा नहीं पता कि इसकी पोटेंशियल आपके पास 0.0 वोल्ट है। तो इसको कंसीडर किया जाता है, आप भी कंसीडर करें, उसमें कुछ कोई बुरी बात नहीं है। और क्योंकि ये आईयूपीएससी वालों ने कंसीडर किया। उसके बाद एक और पॉइंट में हाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा। याद रख लीजिएगा ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि बेजात खुद एक्ट एज एनोड भी काम करेगा और उसी तरह एक्ट एज कैथोड भी काम कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रोड है कभी कभार कुछ मेटल्स के साथ ये एज अ एनोड काम करेगा और कुछ मेटल्स के साथ ये एज अ कैथोड काम करेगा। एज अ एनोड काम करेगा तो बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी और एज अ कैथोड काम करेगा तो क्या होगी, रिडक्शन। ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एज अ एनोड काम करेगा तो वहां पे ये ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस से गुजरेगा और एज अ कैथोड काम करेगा तो वहां पे रिडक्शन होगी, तो वो रिडक्शन वाले प्रोसेस से गुजर जाएगा। अब आगे हम जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ, यानी इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करना चाहूँ
तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक ग्लास बीकर लेना है, और एक ग्लास बीकर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक बीकर है और ये ग्लास बीकर है, और इस बीकर के अंदर आपने इनिशियली एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है दो चीजों से आप बना सकते हैं। इस बीकर के अंदर, इस ग्लास बीकर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है या तो HCl का हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और या तो आपके पास है H2SO4 का हो सकता है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर बात याद रख लीजिएगा, ये जो दो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, 1 मोल पर डीएम क्यूब, या इसके जगह में 1 के साथ कैपिटल M भी आप बना सकते हैं। और अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन ये डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ जो टेम्परेचर आपके पास है वो 25 डिग्री C होना चाहिए, और उसके साथ या तो आप उसके जगह में लिख सकते हैं 298 के होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट जो आपने यहाँ पे यूज करना है वो ये है कि यार आप एक प्लेटिनम वायर यूज करेंगे, और उसके एक साइड पे आपने एक छोटा सा प्लेटिनियम का पीस लेना है जो कि इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और ये प्लेटिनियम है तो बेसिकली आपने इसे पीटी कहा, और ये जो वायर भी आपके पास है प्लेटिनियम का बना हो तो इसको भी अगेन मैं क्या कहता हूँ, पीटी कहता हूँ। पर एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो प्लेटिनियम की आपने एक छोटा सा पीस जो लिया है या स्ट्रिप जो लिया है, इसके ऊपर आपने प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल ऐड करना है। ये क्यों ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेटिनियम है और ये बेसिकली हमारे पास ब्लैक फॉइल है, तो आपने यहाँ पे लिखा ब्लैक फॉइल। इसका काम क्या है थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है, और ये क्या, इसको क्यों हम ब्लैक फॉइल ऐड करते हैं इसके ऊपर। नाउ तीसरी जो सबसे मेजर चीज आप जो यहाँ पे यूज करते हैं वो ये है कि आप एक ग्लास जैकेट यूज करते हैं, और वो जो ग्लास जैकेट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज की जाती है या एक ग्लास जैकेट यूज किया जाता है। अब अगला जो पॉइंट आपके पास है जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये बेसिकली ग्लास जैकेट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ग्लास जैकेट आपने यूज किया। और ये ग्लास जैकेट यूज करने की सबसे बड़ी रीजन क्या है, आप प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं किससे, ऑक्सीजन से। इस प्लेटिनियम को आपने बचाना है किससे, ऑक्सीजन से, तो उसी लिए आप यहाँ पे ग्लास जैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्लास जैकेट यूज करते हैं। अब बारी है हमें वर्किंग एक्सप्लेन करने की। ये जो आपको एक इनलेट नजर आ रहा राइट साइड पे, इस इनलेट के जरिए से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन यानी ड्राई हाइड्रोजन या प्योर हाइड्रोजन को आपने इन करना है। पर बात याद रख लीजिएगा, उसका प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और उसी तरह उसके साथ उसके ऊपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री C होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आप हाइड्रोजन यहां से इन करोगे इस इनलेट के जरिए से, तो हाइड्रोजन आपके पास डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि ऊपर से क्लोज्ड है। अब जैसे ही नीचे आएगा तो आपके पास हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो प्लेटिनियम ब्लैक जो है, इसके सरफेस के ऊपर आपके पास क्या है, एडजॉर्ब होने की कोशिश करें। याद रख लीजिएगा कुछ कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार ये एब्जॉर्ब होंगे या तो आपके पास क्या एडजॉर्ब है, तो दोनों बातें आपने समझना है। एब्जॉर्ब का मतलब अंदर तक इन होना, एडजॉर्ब का मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर अटैच्ड होना। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और एडजॉर्ब भी हो सकते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे एडजॉर्ब होगा तो प्लेटिनियम ब्लैक जो है उसे क्या करेगा, या तो वो आयोनाइज करेगा, या तो वो क्या करेगा, उसे आयोनाइज करेगा। और प्लेटिनियम ब्लैक का काम ही यही है कि उसको क्या करें, आयोनाइज करें। ये मैक्सिममली हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है। देखिए आप यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को इन करेंगे और आपने प्रेशर भी इतना मेंटेन किया हुआ, तो कुछ हाइड्रोजन आपके पास है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा बबल्स के फॉर्म में। कैसे, देखिए जो हाइड्रोजन यहाँ पे एडजॉर्ब होना है वो एडजॉर्ब हो जाएगा, और रिमेनिंग हाइड्रोजन आपके पास के यहाँ से वापस बाहर निकलेगा, और ये बबल्स के फॉर्म में आपको बबल्स इसके अंदर नजर आएंगे। जो रिमेनिंग हाइड्रोजन, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, वो यहाँ से निकल जाएगा।
अब बात हमारे पास ये आती है कि यार इसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। और एक बात और, कभी भी अकेले जो हाफ सेल वर्क नहीं करता है। इसको या तो आप किसी इलेक्ट्रोड के साथ या दूसरे हाफ सेल के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर बता चुका था कि ये बेसिकली हमारे पास एक्ट एज एनोड भी हो सकता है, और उसी तरह आपके पास क्या एक्ट एज कैथोड भी लिख सकते थे। तो मैंने लिखा एक्ट एज एनोड, और एक तरफ मैं लिखना चाह रहा हूँ एक्ट एज एनोड। एनोड लिखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, कैथोड लिखना है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। अब इनिशियली मैंने कहा यार एज ए एनोड काम कर रहा है, एज ए एनोड काम कर रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के लिए जो ऊपर से हाइड्रोजन आप इन कर रहे थे, यानी जो हाइड्रोजन आपका इन हो रहा था, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। आयोनाइज से मुराद जो प्लेटिनियम ब्लेक आपने यूज किया था वो इसे अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा और उसको आयोनाइज करके, यानी 2H पॉजिटिव के फॉर्म में आयोनाइज करेगा और वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। बात याद रख लीजिएगा कि यार अब ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो H पॉजिटिव आयन आपके पास है वो सोल्यूशन में जाके ऐड हो जाएंगे, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है वो वायर के जरिए से पूरे सर्किट में फ्लो करने की कोशिश करेंगे, यानी ये एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी ये एक्सटर्नल सर्किट के रिस्पेक्ट से ये मूव करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। यहाँ जो H पॉजिटिव है, रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके पास सोल्यूशन में जाके ऐड हो जाएगा, यानी उसके साथ एक्स्ट्रा आपके पास H पॉजिटिव आयन पहले से वहां पे मौजूद है, और यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन और ऐड होते हुए जाएंगे, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस हुए थे वो वायर के जरिए से वहां से मूव ऑन करके दूसरी तरफ मूव करेंगे, यानी दूसरे हाफ सेल में जाने की कोशिश करेंगे। और अगर सपोज करें हम बात कर रहे हैं एज अ कैथोड, तो आपने यहाँ पे कहा कि आपको पता है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होने वाली है। तो अब रिडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें, तो H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आयन से वो यहाँ पे पहुंचेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद वो क्या बनाएंगे, H2 बना देंगे। क्या बनाएंगे, H2। और वही आपके पास हाइड्रोजन प्लेटिनियम अगर एड्सॉर्ब करना चाहे करें, और अगर उसका एड्सॉर्ब करने की एबिलिटी यानी उसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन हो गए हैं तो वो दोबारा से उसको सॉल्यूशन में रिलीज करेगा H2, यानी जो गैस के फॉर्म में, और वो बबल्स के फॉर्म में साइड से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब सोचने वाली बात ये कि यार ये H पॉजिटिव आया कहाँ से, और ये जो H पॉजिटिव आपके पास है कहाँ से आएगा, सॉल्यूशन से आ चुका है। और उसी तरह यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है वो वायर के जरिए से यहाँ तक पहुंचे हैं, और ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। यानी जो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करना चाहे तो देखिए, ये H2 जो आपके पास है ये इनिशियली गैस के फॉर्म में था, और ये आयोनाइज्ड हो चुका है, तो 2H पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, और यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और उसी तरह अगर इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2H पॉजिटिव जो आपके पास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक बात अगेन याद रख लीजिएगा, जो इसकी पोटेंशियल चाहे एनोड पे, एनोड की अगर मैं पोटेंशियल डिफाइन करना चाहूँ तो वो भी किसके इक्वल है, 0.0 वोल्ट के इक्वल है। और उसी तरह इसकी पोटेंशियल अगर सपोज करें मैं कैथोड पे डिफाइन करना चाहूँ तो तब भी पोटेंशियल किसके इक्वल है, 0.0 वोल्ट के इक्वल है। ये मैंने नहीं कहा, ये बेसिकली IUPAC वालों ने कहा है, और जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर फिर भी इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।